नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम बिहार की बिसात में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सभ्यता, ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बिहार ने अपनी समृद्ध राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा से दुनिया का मार्गदर्शन किया है। वैशाली को विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली माना जाता है। समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के जरिए देश को दिशा दिखाने वाला बिहार पहला राज्य है जहां पर कोरोना महामारी के दौर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मौजूदा चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले 15 साल के शासन को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष का महागठबंधन मैदान में है, तो वहीं कुछ नए गठबंधन भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर भी इन चुनावों में सबकी निगाह है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश के 3 बड़े कद्दावर नेता शरद यादव, रामविलास पासवान और लालू यादव की गैर मौजूदगी में ये चुनाव हो रहे हैं। सत्ता के साथ सियासत के अनेक उतार चढ़ाव देखने वाले बिहार ने कभी कांग्रेस का एक छत्र राज देखा है, तो केंद्र में कांग्रेस की जड़ें हिला देने वाले जेपी आंदोलन का आक्रोश भी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति शुरू से ही जितनी पेचीदा रही, उतनी ही दिलचस्प भी। बिहार की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ यहाँ की राजनीति में भी उतार चढ़ाव आता गया और धीरे धीरे प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस की पकड़ जो है वो कमजोर होती चली गई। 1952 से लेकर 2015 तक बिहार में 16 बार हुए विधानसभा चुनाव में कुल 23 मुख्यमंत्री बने, जिनमें से 16 कांग्रेस के रहे। बिहार की सत्ता पर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन वक्त बदला तो राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कांग्रेस आज बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में है। आजादी के बाद से लेकर 1990 तक कांग्रेस बिहार की सत्ता में आती और जाती रही, लेकिन मंडल की सियासत ने कांग्रेस की जमीन को बंजर बना दिया। आजाद भारत में बिहार में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। उनकी कैबिनेट में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के अलावा 7 और पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। इनमें किसान मजदूर प्रजा पार्टी, झारखंड पार्टी, छोटा नागपुर और संथाल परगना जनता पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी समूह, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, लोक सेवक संघ, अखिल भारतीय गणतंत्र परिषद शामिल थे। इनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव लड़ा। 1957 में बिहार में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 रह गई। दूसरी विधानसभा के चुनावी नतीजे आए तो एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इस बार कांग्रेस को टक्कर दी पहली बार चुनाव लड़ रही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, तो छोटा नागपुर और संथाल परगना जनता पार्टी ने भी इन चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। झारखंड पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार बिहार के चुनाव में किस्मत आजमाई। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने दीप नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो महज 18 दिन ही अपने पद पर रह पाए। इसके बाद कांग्रेस की ओर से बिहार की सत्ता संभालने का मौका मिला विनोदानंद झा को। 1962 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत पर पंडित विनोदानंद झा ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस चुनाव में कुल 9 पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिनमें स्वतंत्र पार्टी, जेएस जनसंघ समेत एचएमएस हिंदू महासभा ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेता विनोदानंद झा के करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कांग्रेस ने
KB सहाय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जो 5 मार्च 1967 तक सत्ता पर काबिज रहे। तो 67 में जब कांग्रेस की सीटें लोकसभा चुनाव में कम हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, तब कांग्रेस से धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर के ही लोगों का मोहभंग शुरू हुआ। तो वो जो एक अक्सर कहा जाता है राजनीति में कि कांग्रेस जो है अपने अंदर ही विपक्ष भी पैदा करती है, तो वो लोग निकलकर बाहर आए 67 में और समवित सरकारें बनी। 1968 में बिहार का सियासी समीकरण एक बार फिर ऐसा बना कि कांग्रेस ने सरकार बनाई और सत्ता की कमान मिली भोला पासवान शास्त्री को। 22 मार्च 1968 को भोला पासवान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 3 महीने बाद ही 29 जून 1968 को उनकी सरकार गिर गई। इस तरह भोला पासवान शास्त्री महज 100 दिन ही सत्ता में रह पाए। करीब 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर सरकार बनाने में कामयाब रही। तो लोग जो है जो 60 के दशक में दूर हुए, उसका कारण ये था कि 1961 में श्री बाबू का निधन हो गया और उसके कुछ समय पहले अनुग्रह बाबू का निधन हो गया। और उनके बाद जो कांग्रेस में एक दौर आया, उसके बाद 3 मुख्यमंत्री बदले गए, उनमें कोई उस तरह का कद्दावर नेता नहीं था। 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने पर हरिहर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार नहीं चल सकी और गिर गई। एक बार फिर कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 13 दिन के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। 1970 में कांग्रेस ने वामपंथी दलों के जरिए सरकार बनाने की कवायद की और इस बार दारोगा प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल भी सफल नहीं रहा और उन्हें 1 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में 1971 में एक बार फिर सरकार बनाई। भोला पासवान शास्त्री बिहार के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस बार वो 9 जनवरी 1972 तक सत्ता में बने रहे। 1972 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 167 सीटें जीतकर फिर सत्ता में आई। कांग्रेस के केदार पांडे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें भी जुलाई 1973 में कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1973 में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पौने 2 साल के बाद 1975 में ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। यह आपातकाल का दौर था। वो अप्रैल 1975 में मुख्यमंत्री बने और अप्रैल 1977 तक 2 साल इस पद पर रहे, लेकिन इसके बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हालांकि बिहार की सत्ता में 3 साल के बाद जून 1980 में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई और मुख्यमंत्री का ताज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के सिर सजा, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बहुत लंबी पारी नहीं खेल सके और उन्हें करीब 3 साल 2 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने उनकी जगह 14 अगस्त 1983 को चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने करीब पौने 2 साल तक सत्ता की कमान संभाली। 1985 में हुए 9वें बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस ने अगले 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदले। 1985 में पहले बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने, जिन्हें 3 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद भागवत झा आजाद फरवरी 1988 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी करीब 1 साल 1 महीने ही सत्ता में रह सके। भागवत झा आजाद के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह मार्च 1989 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने के बाद सितंबर 1989 में उन्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ऐसे में कांग्रेस ने 6 दिसंबर 1989 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को एक बार फिर सत्ता की कमान सौंपी, लेकिन वो इस बार 10 मार्च 1990 तक महज 94 दिन ही सत्ता में रह सके। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की अगुवाई में 1990 में 10वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ऐसी हारी कि दोबारा आज तक सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में 1952 से एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस के किले में आखिरकार 1967 में सेंध लगी और दस्तक दी गठबंधन सरकार ने। इस तरह सूबे में साल 1967 बदलाव का साल रहा और पहली गैर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए महामाया प्रसाद सिन्हा। हालांकि गठबंधन वाली उनकी सरकार 1 साल के अंदर ही गिर गई। मार्च 1967 से जनवरी 1972 तक बिहार में 9 सरकारें बनी, जिनका कार्यकाल
4 दिन से लेकर 10 महीने तक रहा। आजादी के बाद से कांग्रेस बिहार की सत्ता पर लगातार काबिज तो रही, लेकिन 1952 में पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 1962 में हुए तीसरे विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का प्रदर्शन घटता चला गया और उसे 1967 में हुए चौथे विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। इस चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा की कुल निर्वाचित 318 सीटों में से 128 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 68 सीटें हासिल करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जबकि भारतीय जनसंघ को 26, सीपीआई को 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली। इस तरह बिहार के चौथे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं हो सका। प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। 5 पार्टियों के इस गठबंधन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआई और जन क्रांति दल शामिल हुए। सीपीएम और स्वतंत्र पार्टी ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए बिना गठबंधन का समर्थन किया। इस गठबंधन का लक्ष्य कांग्रेस को जहां सत्ता से दूर रखना था, वहीं कांग्रेस के नेताओं का लक्ष्य संयुक्त मोर्चा सरकार को गिराने पर रहा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के महामाया प्रसाद सिन्हा ने 5 मई 1967 को बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और उनकी अगुवाई में गैर कांग्रेस पार्टियों की मिलीजुली सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर चली। महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार बनते ही राज्य को सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा और इससे सूबे के हालात खराब हो गए। हालांकि मिलीजुली सरकार के मंत्रियों ने संकट का कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सामना किया और इस पर काबू भी पाया, लेकिन कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन सरकार 1 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और 28 जनवरी 1968 को गिर गई। ईगो बहुत थे सबके। जो लोग, जो पार्टियां शामिल थी, उनको लगता था कि हमारी से ज्यादा होनी चाहिए, हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए सत्ता में। तो वो एक्सपेरिमेंट लगभग 1.5-2 साल चला और वो सरकारें धीरे धीरे गिर गई। तो वहां से कांग्रेस की कमजोरी का राज्यों में जो है सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सतीश प्रसाद सिंह और बीपी मंडल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इसके बाद मार्च 1968 में बेहद ईमानदार छवि वाले भोला पासवान शास्त्री की अगुवाई में संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ। भोला पासवान शास्त्री का कार्यकाल निर्विवाद था और उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन साफ सुथरा, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 3 महीने के बाद ही 29 जून 1968 को गिर गई। और आंतरिक कलह इतना ज़्यादा था कि कांग्रेस जैसी पार्टी का मुकाबला करना, जो उस समय एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी और इंदिरा गांधी पुनः अपनी जो वर्चस्व थी कांग्रेस पार्टी में, उस वर्चस्व को काबिज करने में सफल हो रही थी। तो इसलिए ये गठबंधन की जो सरकारें आई तो लोगों की आकांक्षाओं पे, लेकिन उस पर खरी नहीं उतर पाई, तो इसलिए वो सरकारें चली गई। फरवरी 1969 में हुए मध्यावधि विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। चुनाव के तुरंत बाद सरदार हरिहर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनी। ये सरकार भी जून 1969 में गिर गई। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में गठबंधन का गठन किया गया, जिसमें एसएसपी, सीपीआई, जनसंघ और कुछ अन्य छोटे दलों का सहयोग मिला। हालांकि 12 दिन के भीतर ही जनसंघ के समर्थन वापस लेने के कारण भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। जुलाई 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मद्देनजर बिहार के विभिन्न कांग्रेस धड़ों के बीच नया गठजोड़ हुआ, जिसमें केबी सहाय, एमजीपी सिन्हा और एसएन सिंह के अलावा कांग्रेस ओ के दुर्गा प्रसाद राय और कांग्रेस आर के जगन्नाथ मिश्रा का सहयोग हासिल हुआ। इस दौरान बिहार में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास 15 फरवरी 1970 तक सफल नहीं हुए। बिहार में 16 फरवरी 1970 को दरोगा प्रसाद राय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार 10 महीने तक चली, लेकिन इसके बाद एसएसपी नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में एक नए गठबंधन ने दिसंबर 1970 में सत्ता संभाली। इस तरह 1967 के चुनाव के बाद बिहार में गठित ये 9वीं सरकार थी। ये गठबंधन करीब 5 महीने चला और इसके बाद इसका भी पतन हो गया। 1967 के दौर ने पिछड़ों के सामाजिक आंदोलन को पहली बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचते देखा।
और अगले 4 साल में बिहार में पिछड़ी जाति के 5 और अनुसूचित जाति के 2 मुख्यमंत्री रहे। 1967 से 1972 के बीच बिहार में 9 सरकारें बनी, जिनका कार्यकाल 4 दिन से लेकर 9 दिन तक का भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक पुरानी कहावत है कि सत्ता और सफलता हमेशा अपना घर बदल लिया करती हैं। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मंडल दौर के बाद देश के उत्तरी राज्यों में जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, उसकी गहरी जड़ें बिहार में ही थी। बिहार में कई दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा और ये 1990 तक जारी रहा। इस बीच सिर्फ 5 बार जब राज्य में कुछ समय के लिए गैर कांग्रेसी शासन रहा। आज़ादी के बाद के बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नज़र दौड़ाने से इसके 3 भिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण 1947 से 1967 कांग्रेस के वर्चस्व का काल, दूसरा चरण 1967 से 1990 का संक्रमण काल कहा जा सकता है, जब पिछड़ी जातियों के उभरते प्रभाव को देखा जा सकता है। तीसरा चरण 1990 और उसके बाद, जब सत्ता की चाबी पिछड़ी जातियों के पास रही। जो जनाधार वाले नेता थे राज्यों में, उनकी उपेक्षा होने लगी। दिल्ली से थोपे गए नेता जो है, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसका असर बिहार में भी हुआ, दूसरे राज्यों में भी हुआ। फिर तीसरा चरण शुरू हुआ कि जब ये शुरू हुआ तो क्षेत्रीय दल धीरे धीरे ताकतवर होने लगे। तो उनकी ताकत आई कहां से? अपनी जातीय अस्मिता से। ज्यादातर क्षेत्रीय दल जो है किसी न किसी जाति के नेता के साथ शुरू हुए और वो जाति जो है वो कांग्रेस का जो समर्थन था वो ले गई। 1970 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियां राजनीतिक सत्ता के लिए मुखर हो गईं। दरोगा प्रसाद राय की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद पिछड़ों के बीच एक आशा की किरण दिखाई दी। इस दौर में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ और व्यापक जनाधार वाले क्षेत्रीय नेता भी सामने आए, विशेषकर समाज के निचले तबके जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग से। इस बीच 1977 की जनता पार्टी की सरकार में कर्पूरी ठाकुर इस धारा के सर्वमान्य नेता थे। 77 का वो जो इंदिरा एंटी इमरजेंसी का जो पूरा आंदोलन था, उसके जो मुख्य जनक थे लोकनायक जयप्रकाश, वो बिहार के थे, पटना से थे। और उस समय के उनके साथ जो लोग थे वो छात्र संघर्ष समिति के, वो सारे लोग बाद की राजनीति में और बिहार की राजनीति में काफ़ी प्रोमिनेंट रहे। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम नामों से आप परिचित हैं। तो ये लोग जब आए, उसमें जो सत्ता आई, जो जनता पार्टी की सरकार आई, वो जनता पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर का काफ़ी बड़ा एक वजूद था। रामसुंदर दास भी उसमें थे। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में उन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लागू कर दिया जिसमें पिछड़ी जातियों की पहचान करके सामाजिक न्याय का व्यावहारिक शास्त्र गढ़ा गया। ऐसे में जाति की राजनीति खत्म होने के बजाय संगठित होने लगी। केंद्र में जनता पार्टी ने भी देश में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार की अगुवाई में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की। मंडल आंदोलन के बाद की स्थिति ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। पिछड़ी जातियों में भी नेतृत्व की महत्वाकांक्षा का जगना और असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीति का खेल मंडल कमीशन के दौरान लड़े गए चुनावों के दौरान सबसे सशक्त हुआ। मंडल की राजनीति ने दशकों से सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी समुदाय की जबरदस्त पकड़ बनी। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। सत्ता में लालू के आने के बाद बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई। बिहार से शुरू हुई सामाजिक न्याय और मंडल कमंडल की राजनीति का असर पूरे देश में दिखाई दिया। लालू प्रसाद यादव की सियासत के मजबूत महल के दरकते ही नीतीश कुमार ने अपना ऐसा सियासी किला खड़ा कर लिया जिसे अभी तक कोई बड़ी चुनौती नहीं मिल पाई है। समय के साथ बिहार में नए उभरते राजनीतिक समीकरणों के साथ विकास की राजनीति के बीच जाति का सामाजिक समीकरण भी बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे प्रदेश का एक तबका गरीबों और पिछड़ों का बड़ा नेता मानता है।
देसी अंदाज और राजनीतिक कुशलता के सहारे लालू यादव की पार्टी आरजेडी बिहार में 1990 से 2005 तक 15 साल सत्ता पर काबिज रही। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई हो या सामाजिक न्याय का मुद्दा, लालू यादव इस दौरान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी हावी रहे। जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया में जन्मे लालू प्रसाद यादव का सियासी सफर उतार चढ़ाव वाला रहा। उनका सियासी सफर 1970 में छात्र राजनीति से शुरू हुआ, जब वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के रूप में पहला चुनाव जीते। जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा से प्रेरित होकर लालू प्रसाद यादव ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बिहार में जोरदार आंदोलन हुए। लालू यादव ने ही उस वक्त राजनीतिक संन्यास का जीवन बिता रहे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को रजामंद कराया कि वो छात्र आंदोलन का मार्ग निर्देश करें। बिहार में छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ा और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू होने के बाद ये देश के अलग अलग कोनों में फैल गया। आंदोलन की परिणति 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के निर्माण में हुई। उस वक्त लालू 29 साल के थे। 1977 में ही वो पहली बार छपरा से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन जनवरी 1980 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1980 में ही हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और 1985 में दोबारा विधानसभा चुनाव जीते और कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद वो 1989 में बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष बने। 1989 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। तब बोफोर्स घोटाला के खिलाफ देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर थी और वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट सरकार बनाई। बीजेपी के समर्थन से गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% के आरक्षण की घोषणा की। ये जनता दल के पक्ष में ओबीसी वोटों को मजबूत करने की एक कोशिश थी। 10 साल के भीतर लालू प्रसाद ने बिहार में अपना सिक्का जमा लिया। ये वही दौर था जब मुसलमानों और यादवों के बीच लालू प्रख्यात नेता के रूप में उभरे। उस दौरान ज्यादातर मुसलमान कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन लालू ने वो वोट बैंक तोड़ दिया। 1989 में आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में नेशनल फ्रंट का नेतृत्व लालू यादव ने किया। अगले ही साल 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विपक्ष के नेता बने लालू का मानना था कि इस पद पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। उन्हें इसमें जीत मिली और उन्होंने बिहार की कमान संभाली। इसके बाद लालू ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 1995 में एक बार फिर वो भारी बहुमत से विजयी हुए और राज्य की कमान संभाली। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1996 में उन्हें चारा घोटाला के मामलों का सामना करना पड़ा। जब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके हटने पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी ने अगले 8 साल तक बिहार का शासन संभाला। जुलाई 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। सन 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 124 सीटें हासिल करके आरजेडी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। राबड़ी देवी ने एक बार फिर प्रदेश की कमान संभाली। साल 2005 बिहार की राजनीति के लिए अहम वर्ष रहा। 15 साल के आरजेडी शासन के बाद बिहार की राजनीति ने करवट ली। एक साल में 2 बार विधानसभा चुनाव कराए गए। बिहार में सुशासन और विकास राजनीति का मुख्य मुद्दा बना। सत्ता की कमान नीतीश कुमार को संभालने का मौका मिला। बहरहाल बिहार की सत्ता हाथ से निकलने के बावजूद लालू ने राष्ट्रीय राजनीति में एक मुकाम बना लिया था। 2004 में उनकी पार्टी आरजेडी ने लोकसभा के लिए बिहार की 40 में से 22 सीटों पर कब्जा जमाया और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार में हिस्सा लिया।
आरजेडी इस गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल था। लालू उस सरकार में रेल मंत्री बने। उन्होंने रेल मंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में रेल बजट में यात्री भाड़ा में कोई भी इजाफा नहीं किया। उन्होंने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की काया पलट कर डाली और उसे मुनाफे में ला दिया। लालू ने बतौर रेल मंत्री सबसे पहले रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर कुल्हड़ों में चाय बेचने की प्रथा को बढ़ावा दिया। लालू ने यात्रियों का हमेशा ख्याल रखा। लालू के कार्यकाल में ही सबसे पहले गरीब रथ चलाई गई। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महज 4 सीटों पर ही सिमट गई। 2010 की विधानसभा चुनाव ने उनका कद और भी छोटा कर दिया। आरजेडी को महज 22 सीटें मिली, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। ऐसा लगता था कि इस कद्दावर जननेता के खराब दिन आ गए। एक के बाद एक उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। 2013 में चारा घोटाला के मामले में दोष सिद्धि के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो 4 दशक से भी अधिक समय से प्रासंगिक बना हुआ है। समाजवादी नेता नीतीश कुमार आज भी जनता के बीच में अपनी छवि और व्यक्तित्व को मजबूती से साफ बनाए हुए हैं। उन्होंने सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। 15 साल से बिहार की राजनीति में एक छत्र राज कर रहे नीतीश के सामने इस बार अपनी साख को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी विचारधारा से जुड़े बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी। इस साल वो जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़े। साल 1985 को नीतीश बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम था। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए ये उनका पहला कार्यकाल था। इसके बाद वो 10वीं से 14वीं लोकसभा के लिए लगातार चुने गए। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से अपने रास्ते अलग कर लिए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार खुद की राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। समता पार्टी अपने सफर के दौरान साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड बन गई, लेकिन बीजेपी से गठबंधन मजबूती के साथ जारी रहा। सन 2000 का साल नीतीश के राजनीतिक सियासी सफर का सबसे अहम साल रहा। नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका ये कार्यकाल 3 मार्च सन 2000 से 10 मार्च सन 2000 तक ही चला। इसके बाद वो केंद्र की राजनीति में आए, जहां वो 2001 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। साल 2005 बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का साल रहा। लालू यादव के 15 साल से चले आ रहे एकाधिकार को खत्म करके नीतीश ने एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाई। तब उन्हें ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। नवंबर 2010 को वो एक बार फिर प्रदेश के मुखिया बने। 2014 के आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जीतन राम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि राजनीतिक संकट के चलते 2015 में उन्होंने फिर वापसी की। 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ा था। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दलों को मिलाकर एक महागठबंधन बना। चुनाव में जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और उप मुख्यमंत्री बने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2017 में नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक बार फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। कुशल नेतृत्व, सामाजिक न्याय के साथ विकास का मेल, एनडीए का साथ होने का फायदा और एक साफ सुथरी छवि उनके पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।